Hello everyone, welcome to JV's IAS. मेरा नाम है साक्षी and we are going to continue our series. This is part 4 for your previous year's question and answers for polity. हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स Q&A. 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आपने वो सेशन नहीं देखे तो आप जाइए वो सेशंस देखिए. These sessions are very 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 important. Okay? तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि JV's पे आप यू कैन गेट the full preparation plan. You can join the Super 50 programs अगर आपके पास टाइम है, और if you are a undergraduate या फिर you are a working professional, if you have 2 years of time, you can join the Super 50 program जहाँ पे आपका पूरा preparation हो जाएगी. Secondly, integrated GS courses भी join कर सकते हैं, which is specially designed for your UPSC CSE 2021. Along with that, अगर आपको module courses join करना है, so you can join Indian polity, social issues, current affairs roundup 365, and we have courses for comprehensive geography and Indian economy as well. Website पर जाके you can enroll right away, और कोई भी other information अगर आपको चाहिए हो तो आप इस नंबर पर contact कर सकते हैं. Okay, so let's start discussing the questions. ठीक है, directly questions पर आते हैं और discuss करते हैं. पहला question है, which of the following are the financial committees of Parliament in India? इनमें से कौन सी committees, which of the following are the financial committees of the parliament? ठीक है, options है public account committee, estimate committee, committee on public undertakings. See, financial committees की अगर बात की जाए तो there are 3 financial committees in our which are there in our constitution and in our parliament, और ये जो तीनों की तीनों है, all of these 3 are the financial committees. एक एक करके हम इन तीनों को जान लेते हैं. राइट, पहले पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये क्या करती है? ये जो कैग होता है ना, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको स्क्रूटनाइज करती है, और एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं गवर्नमेंट की उनको स्क्रूटनाइज करती है. सेकंड वन इज द एस्टिमेट कमिटी. एस्टिमेट कमिटीज जो होती है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको बजट्स को उनको सजेस्ट करती है. राइट, ऑल्सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो वो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए. ओके, सो ये हो गई बात फाइनेंस कमिटीज की, फाइनेंशियल कमिटीज की. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट, इट्स नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में नहीं आता? राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट? फिशरीज, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. सो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में there are 3 lists which are specified in our constitution. 7th schedule of the constitution, it defines 3 lists: state list, central list and concurrent list. इनमें से which of the following is not in the state list? So answer will be insurance. Insurance जो होता है वो आता है आपका union list, central list में. Okay, so this is it. जैसे कि मैंने बताया 7th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिफाइन करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, moving ahead, next question. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in. हमारे संविधान में promotion of peace and international security की बात कहाँ की गई है? ओके, ऑप्शंस आ preamble में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, या फिर 9th शेड्यूल में. सी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये किसका काम होना चाहिए? ये इस स्टेट का काम होना चाहिए. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सो आंसर विल बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. डीपीएसपी में आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है वो बात करता है किसकी? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय द स्टेट. ठीक है, इसमें बात करता है, इट मेंशंस, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एंड ऑल्सो मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशन, बिटवीन द नेशंस. राइट, also to foster the respect of the international law की respect और treaties के obligations की respect करना, and encourage the settlement of international disputes by
आर्बिट्रेशन, जो भी इंटरनेशनली डिस्प्यूट हो जाता है कंट्रीज के साथ, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बातचीत से, अग्रीमेंट से, आर्बिट्रेशन से वो जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करे, ना कि वॉर से, ठीक है। सो दिस इज इट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ? इनमें से किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है? सो इट विल बी द 10th शेड्यूल, ओके। ऑप्शंस आर 2nd, 5th, 8th एंड 10th, और द आंसर इज 10th शेड्यूल। सो जब 10th शेड्यूल लेकर आया गया था, इट वॉज ब्रॉट बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब लेकर आया गया था इन 1985, ये 10th शेड्यूल इसमें इंक्लूड किया गया था और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को इंक्लूड किया गया था। इसके अंदर जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। ये बात हो गई एंटी डिफेक्शन की। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहां की गई है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक जस्टिस है, ये बात कहां पर की गई है? ओके, सो द ऑप्शंस आर प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड नन ऑफ द अबव। सो देखिए, अगर आप प्रीएम्बल आपने पढ़ा होगा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जस्टिस की बात की जाती है, तो जस्टिस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। तो प्रीएम्बल में तो बात हो गई, इट इज देयर इन द प्रीएम्बल। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में और प्रीएम्बल में ये जो बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव विच इज द इकोनॉमिक जस्टिस, वो डिफाइन किया गया है। आई विल एक्सप्लेन इट टू हाउ। पहले तो प्रीएम्बल में इट इज देयर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन द डीपीएसपीज, आर्टिकल 39 इज देयर, ठीक है, जहां पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। किस तरीके से? यू विल सी, ये इकोनॉमिक जस्टिस लाइक डीपीएसपी, दे डायरेक्ट द स्टेट टू मेक द लॉज कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड सिक्योर everyone, be it a man or a woman, equal rights, right? Equal rights to adequate means of livelihood. Also, equal pay for equal work for both men and women. यहाँ से भी you can secure the economic justice, right? Again, to protect the health workers को protect करना, children को opportunity देना, proper right and facilities टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है, बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज देना, एंड ऑल्सो ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल एंड मटेरियल अबॉन्डमेंट, ठीक है, ये सारी बातें की गई है आर्टिकल 39 में, विच इंश्योर्स इन अ वे द इकोनॉमिक जस्टिस विच इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Moving ahead, next question. Consider the following statement. So, 3 statement है. First statement, the National Development Council, NDC, it is an organ of the Planning Commission. See, as we are solving the previous year's Q&A, तो आपको कुछ ऐसी organ, ऐसी bodies के नाम भी सुनने मिलेंगे जो कि अब exist नहीं करती हैं, right? जैसे कि Planning Commission की बात करें, it is now replaced by नीति आयोग, ठीक है, बट आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस सो दैट आप जो बाकी के जो ऑप्शन है वो ना छूटे, राइट? सो फर्स्ट इज द एनडीसी इज अ ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन है। सेकेंड, द इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्स दैट पंचायत जो है दे शुड असाइन द टास्क ऑफ प्रेपरेशन ऑफ प्लान्स for economic development and social justice, ठीक है। So out of this, option number 1 is incorrect, option number 2 and option number 3 both of them are correct. First of all, अगर हम NDC की बात करें, जो कि अब उतना ज्यादा उसका influence नहीं रहा है, काफी सालों से meetings नहीं हो रही हैं, right? So when we talk about NDC, ये I'm sorry, it is listed as a एडवाइजरी बॉडी, एक एडवाइजरी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन की, वो उसका ऑर्गन नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो है एनडीसी का उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, जब से नीति आयोग आया है,
जब से नीति आयोग आया है, विच हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, इसके पास है एक गवर्निंग काउंसिल, राइट। ये जो गवर्निंग बॉडी है, इसने ऑलमोस्ट सारा का सारा एनडीसी का जो है काम वो संभाल लिया है, सो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी बॉडीज का जो है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इन अ वे, सी देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सिंपली जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट स्टैट्यूटरी बॉडीज ऐसी होती है जिनको किसी एक्ट के थ्रू लेकर आया जाता है, ठीक है, बट एक्ट के थ्रू लेकर आया गया, विच मीन्स उनका भी जो है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डू नॉट फाइंड द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन which is now नीति आयोग, it is the previous year's Q&A, so and zonal councils, so zonal council जो थी वो एक्ट के थ्रू लेकर आए गई थे, which is a statutory body, ठीक है। तो ये दोनों जो है these two are also the non constitutional bodies, so आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनडीसी एंड प्लानिंग कमीशन दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज थी, ठीक है। इनको, और जब हम जोनल काउंसिल्स की बात की जाए तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू इनको एस्टैब्लिश किया गया था, सो दे आर द statutory bodies but they do not find the mention in the Constitution of India, okay। Moving ahead, next question, consider the following statements। First statement है, an amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only, यानी कि जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए जो बिल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, पारित किया जाएगा, राइट। सेकेंड, इफ सच एन अमेंडमेंट, अगर वो अमेंडमेंट एक ऐसा लॉ रखता है जिससे आपके कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चन में आए, उसके चेंजेस की बात की जाए, तो उस केस में अमेंडमेंट विल बी रिक्वायरिंग द, इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि उसको सारे के सारे स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा इन द केस व्हेन इट इज मेकिंग चेंजेस इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सी ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें आपको हाफ ऑफ द स्टेट का जो है रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है व्हेन इट कम्स टू when any law is supposed to is about to change the federal character of federal structure of India, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बात की जा रही है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने पिछले सेशंस हमारे देखे होंगे तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था विच वॉज लाइक के राज्यसभा और लोकसभा के पास उन किन मैटर्स में से इक्वल पावर्स होते हैं, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट भी था, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन विल बी नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसी भी हाउस में उसके लिए इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। So this is it, and second one was the at least 1/2 of the state, okay। Next question, according to the Constitution of India, which of the following is the are the fundamentals for the governance of the country? इनमें से कौन से जो objectives हैं, they are fundamental for the governance। इंडिया में गवर्नेंस चलाने के लिए which of the following are the fundamentals of the governance? Fundamental rights, duties, DPSPs और राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी ये क्या करते हैं, डीपीएसपीस, दे आर द डायरेक्टिव्स की स्टेट को जो पॉलिसीज बनाए, ठीक है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स जो पॉलिसी बनाएंगे, दे शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर मेकिंग एनी लॉ, राइट। सो दे आर द फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस इन द कंट्री, ठीक है। इसकी बात की भी गई है आर्टिकल 37 में। तो आर्टिकल 37 की बात की जाए, इट सेज द डीपीएसपीस दे आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस इन द कंट्रीज। ऑल्दो ये जो प्रोविजंस होते हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में, बट दैट डजंट मीन कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो स्टेट्स है यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इट विल हैव टू कीप दीज प्रिंसिपल्स इन माइंड बिफोर मेकिंग any law, right?
ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो लॉ बनाते टाइम पर उनको अप्लाई भी करने हैं। Moving ahead, next question, consider the following statement. A constitutional government is one which, इसमें हमें बताना है constitutional government क्या होती है। Again, parliamentary form of government, constitutional government, फिर से question पूछ लिया है ना। तो first one, it places effective restriction on individual liberty in the interest of the state authority, यानी कि state authority के interest पे individual liberty पे है restriction लगाएगा, ऐसा होता है constitutional government। Second is it places effective restrictions on the authority of the state. State की authority पर, state की authority पर it put on effective restriction in the interest of individual liberty. Individual liberty को ensure करने के लिए state को restrictions लगाना. So out of them ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा लिबर्टी, लाइक फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही क्या हुआ अगर वो इंडिविजुअल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करे, राइट? सो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the functions of the cabinet secretariat? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स का एजेंडा का प्रिपरेशन करना। सेकेंड वन, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज को सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देना। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ट्रू, फर्स्ट वन इज आल्सो ट्रू। सेकेंड वन, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलोकेट करना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम नहीं है। ये एजेंडा वगैरह के लिए प्रिपरेशन एजेंडा बनाते हैं और असिस्टेंस देते हैं कैबिनेट कमिटी को, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओनली करेक्ट, थर्ड वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज the function like it is the finance ministries, okay, जिसका काम होता है allocation of financial resources, ठीक है? Moving ahead, which of the following are the discretionary powers given to the governor of the state? गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, ठीक है? उनमें से हमें इनमें से हमें वो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो चुननी है। फर्स्ट वन, sending a report to President of India for imposing the President's rule. प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना, प्रेसिडेंट को बोलना कि भाई अब स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप जो है स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ठीक है? ये काम है गवर्नर का, ओके? दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, यस दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 2, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को क्या अपॉइंट करता है गवर्नर? नो, ओके, इट इज नॉट ट्रू, मिनिस्टर्स को सीएम अपॉइंट करता है, ठीक है? थर्ड वन इज द reserving certain bill passed by the state legislature for the consideration of President of India. State legislature कुछ बिल पास करती है जो गवर्नर को नहीं लगते कि सही है, तो वो क्या करता है, उन बिल्स को for the consideration of President of India वो रिजर्व कर लेता है, ठीक है? दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज, दिस इज ट्रू, ठीक है? मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कंडक्ट द बिजनेस, स्टेट गवर्नमेंट के ये सारे जो रूल्स हैं वो बनाना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है? सो ओनली ऑप्शन नंबर 1, रिपोर्ट्स भेजना और रिपोर्ट भेजना फॉर द इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल और बिल को रिजर्व करना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दैट वाज ट्रू। Okay, moving ahead, next question, which of the following is the largest committee of the parliament? Parliament की सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है? The committee on public accounts, the committee on estimates, the committee on public undertakings and the committee of petitions. So the answer is the committee of estimates, ठीक है? ये सबसे बड़ी, it is the largest committee of the Indian parliament, ठीक है? इसके पास 30 members होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स जो कि लोकसभा के द्वारा हर साल जो है ईच ईयर इट इज इलेक्टेड अमंग्स द लोकसभा मेंबर्स। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, ठीक है? इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? बेसिकली पूछा है कैसे होता है। सो फर्स्ट वन, there is no mention of a no confidence motion in the constitution of India. हमारे constitution में no confidence motion का mention नहीं है, ठीक है?
सेकेंड, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो आंसर इज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सेकेंडली, जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जो है इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है बट इट इज देयर इन द रूल 198 ऑफ लोकसभा, इट इज देयर, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज देयर, जिसमें प्रोसीजर बताई गई है फॉर द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और इन इंडिया मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द मोशन इट इज अलाउड फॉर द डिस्कशन व्हेन मिनिमम 50 मेंबर्स जो होंगे ऑफ द हाउस, अगर वो उसको सपोर्ट करें, इस मोशन को सपोर्ट करें, तभी जो है डिस्कशन होगा। और अगर मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं हाउस के, अगर वो फेवर में कर देते हैं, मोशन के फेवर में अपना डिसीजन ले लेते हैं, तो अगर मोशन पास हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बात हो गई नो कॉन्फिडेंस मोशन की। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। जजेस के नंबर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, या फिर लॉ कमीशन के पास? सो आंसर इज पार्लियामेंट के पास है ये पावर कि जो है जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके नंबर्स को इंक्रीज करना, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। अब हम देख लेते हैं ये जो पावर है द पार्लियामेंट ने है इंक्रीज किया था ओरिजिनल 8 से 1950 में 11 कर दिया था। और अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, चीफ जस्टिस जो होता है ऑफ इंडिया होता है, इट इज द हेड एंड चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि अभी जो है द कोर्ट, इसके पास 34 जजेस की जो है स्ट्रेंथ है। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स for the more convenient transaction of the business in the government of India and for the allocation among the ministers of the said business। मतलब ये जो responsibility है to make the rules for the rules which are more convenient, जो transaction होता है पार्लियामेंट में, बिजनेस में, उसके लिए प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द रूल्स। सेकेंड, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं दे आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट, हाँ ये पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजी ट्रांजैक्शन, राइट। और अगर हम बात करें आर्टिकल 77(3) की, इसमें बात करता है इट इज द प्रेसिडेंट, ही शैल मेक द रूल्स फॉर द इजी ट्रांजैक्शन, मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द अलोकेशन अमंग्स द मिनिस्टर्स ऑफ दैट साइड बिजनेस। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और डेप्यूटी चेयरमैन होता है, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, मतलब वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। Second, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential elections, they have the right to vote in the election of president, vice president of India। कि देखिए इलेक्शन, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं हम, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, हमारे लोकसभा राज्यसभा में देयर आर सम प्रोविजन फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट। इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होता है तब जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दिस इज ट्रू, एंड बट दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये भी बात सही है कि उनके पास राइट है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को में पार्टिसिपेट करना। सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, सो दे आर द मेंबर्स। ओके, दे आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट,
Consider the following statement: the Council of Ministers in the Center shall collectively responsible to the Parliament of India. हमने कई बार स्टेटमेंट के बारे में बात की है, लेकिन आप स्टेटमेंट को you'll have to understand and you have to read between the lines. इसमें बोल रहे हैं the Council of Ministers, they are of the center, okay, they shall be collectively responsible to the Parliament. Parliament is a very big word, okay. So second statement पे चलते हैं, फिर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे. The Union Ministers shall hold the office during the pleasure of the President of India. And third, the Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for the legislation. So ये भी जो है वो सही है. सेकेंड भी सही है, क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं they hold their office during the pleasure of the government. But first statement सही नहीं है. Council of Ministers जो होते हैं, they are collectively responsible to Lok Sabha, not the entire Parliament. Okay, you need to understand this fact, and this is there in Article 75(3). इसमें दिया हुआ है Council of Ministers जो होंगे, they are responsible to the Lok Sabha. Okay, अब हम बात कर लेते हैं Article 75(2) की. जो मिनिस्टर्स हैं, they hold the office during the pleasure of the government. and Article 78(b) जो थर्ड स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर है, he shall furnish all the information relating to the administration and the affairs before the president of India. ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने ये सारी चीजें रखेगा. सो गाइस, आज का ये सेशन इतना ही था, और आज हमने भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किया. आपको होपफुली ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. बट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर उतने डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ Q&A सीरीज. ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, तो उनके लिए काफी इजी हो रहा होगा. बट आप में से कई लोग होंगे जो नए होंगे, who do not have the basic understanding about the topics that I have discussed. ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडियन पॉलिटी का मॉड्यूल कोर्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी बेस्ट जो कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं. वेरी वेल प्लान एंड वेरी वेल डन बाय सर. तो आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स अगर आप पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. And along with that, integrated GS course, so that all the subjects are covered, right? So this is it for this session. I hope आपको ये session पसंद आया हो. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.